हिंदी मीडियम के बच्चे थ्योरीज को इसी नाम से याद करेंगे, हिंदी में याद करने की गलती ना करें, थ्योरीज इसी नाम से आती है। समझ में आया? ठीक है, अब अपन मेंडलिज्म स्टार्ट करते हैं। मेंडलिज्म चल नहीं रहा ये। मेंडल का पूरा नाम था जॉर्ज ग्रेगर मेंडल। इनका 1822 से 1884 तक का टाइम पीरियड था। ये यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ कि कभी भूले भटके में क्वेश्चन आ जाता है। ये हमारे टाइम पे आता था। मेंडल का जन्म कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया में। वापस लिख देती हूँ। अगर अब देखो एग्जामिनर को क्या हमारे टाइम पे 100 क्वेश्चन आया करते थे, बॉटनी के पूरे 100 क्वेश्चन आया करते थे। अब 100 क्वेश्चन में से अगर जेनेटिक्स 20 क्वेश्चन ले लेती है तो 20 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो वो देगा ना कि नॉर्मल बच्चा भी कर पाए, जो कभी बुक खोल के नहीं बैठा हो, केवल 12th के बेसिस पे देना हो जिसको एग्जाम, ठीक है, तो वो बच्चा भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। इसलिए 2-3 क्वेश्चन भूले भटके आ जाते थे। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन ये भी लास्ट ईयर या बिफोर लास्ट ईयर आया था कि एक्सपेरिमेंट टाइम आया था, मेंडल का एक्सपेरिमेंट टाइम। तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट टाइम ये था। ये 56-57 से भी स्टार्ट है, लेकिन ये पूरा मैंने इसलिए लिखा है कि 10 साल का आपको याद रहेगा। 10 साल का टाइम था एक्सपेरिमेंट टाइम। ये मेंडल का, जो मेंडल ने जितने प्रयोग किए थे वो इन 10 सालों में किए थे उन्होंने, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ हिस्ट्री बताती हूँ मेंडल की कि क्या था, कैसे था। मेंडल का जन्म बहुत ही साधारण परिवार, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब बीपीएल परिवार से हुआ था। बहुत गरीब थे, इकोनॉमिकली स्टैब्लिश नहीं थे, तो अपने फादर के साथ वो खेती किया करते थे पढ़ाई के साथ साथ में, ताकि थोड़ी सी अर्निंग हो जाए उनके भी। तो उनको जो बोलते हैं ना कि पी प्लांट, मतलब मटर के पौधे पे उन्होंने काम किया था। तो उन्होंने क्या खेती बाड़ी खूब कर रखी थी ना, तो उनको पता था कि शॉर्ट टाइम में थोड़ा कुछ खाद वाद डाल के भी कैसे एक अच्छी खेती को एक अच्छे बड़े लार्ज स्केल पे लिया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट नहीं था उनके दिमाग में, लेकिन खेती तक वो एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे थे। अपने पापा से सब कुछ सीखा था उन्होंने, एग्रीकल्चर में कैसे खाद डाली जाती है, कैसे बीज बोए जाते हैं, कैसे उनकी कटाई की जाती है, ये सब चीज़ें उन्होंने अपने पापा के साथ में खेती बाड़ी में सीख ली थी। अब आती है बात अपने चैप्टर से रिलेटेड कि मेंडल ने जेनेटिक्स को डिफाइन करने के लिए पी प्लांट को ही क्यों चुना? वाई पी प्लांट? वाई? आई होप कि मेरे साथ में आप छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बनाते जा रहे हो, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं एग्जाम टाइम के लिए। वाई पी प्लांट? पी प्लांट मतलब मटर के पौधे को ही क्यों चुना? क्यों चुना? सबसे पहला कारण शॉर्ट लाइफ स्पेन। शॉर्ट लाइफ स्पेन, हिंदी मीडियम के बच्चे लिख लेना। शॉर्ट लाइफ स्पेन मतलब छोटी सी जीवन अवधि, मतलब पी प्लांट जो होता है वो एनुअल होता है, 1 वर्षीय होता है, वो उसका पूरा पीरियड टाइम ही 2 से 3 महीने का होता है। अब छोटी लाइफ स्पेन होने का फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अपन आगे से आगे जनरेशन्स का बहुत छोटे पीरियड ऑफ टाइम के अंदर स्टडी कर पाएंगे। अब सोचो अगर अपन ने कोई दूसरा प्लांट ले लिया कि वो 4 साल 5 साल तो मेच्योर होने में लगाता है, फिर उसके फ्रूट्स आते हैं, फिर बड़ा होके फ्रूट्स देगा, तो सोचो अपनी तो पीढ़ी चली गई उसमें ही, अपन ने स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने सबसे अच्छी चीज़ ये ली कि उन्होंने पी प्लांट का चुनाव किया। पी प्लांट का खासियत है कि वो एनुअल प्लांट है, वो 2 से 3 महीने में अपनी एक जनरेशन शो कर देता है, ठीक है। तो बता पाएगा ना, ये क्या बता पाएगा कि प्योर वेराइटीज इजीली आइडेंटिफाई, प्योर वेराइटीज इजीली
आइडेंटिफाई। तीसरा बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल पिछली बार बताया था मैंने, क्या क्या होता है बाइसेक्सुअल? मेल, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से सेल्फ पॉलिनेशन होता है। किसी बाहरी पॉलिनेशन की इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही मेच्योर हुए दोनों सेक्स ऑर्गन, अपना स्टेमन से उसने अपनी गायनोशियम को फर्टाइल कर दिया, मतलब पॉलिनेट कर दिया, और निषेचन की आगे प्रक्रिया हो गई। तो मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है उसमें। और पांचवें पॉइंट है कि कंट्रोल्ड वे में अपन क्रॉस पॉलिनेशन भी इसमें करवा सकते हैं। कंट्रोल मतलब नियंत्रित वातावरण पैदा किया जाए है तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। क्रॉस पॉलिनेशन, अब क्रॉस पॉलिनेशन भी जरूरी हो जाएगा ना, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से तो एक एक कैरेक्टर बनते जाएंगे, तब तक क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगा तो जनरेशन में कैरेक्टर्स में डिफरेंस का कैसे पता चलेगा? क्रॉस पॉलिनेशन भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन इन कंट्रोल वे। छठा पॉइंट क्या है? जो भी कैरेक्टर होंगे ना वो इजीली डिटेक्टेबल होंगे। इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर कैसे होंगे? इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। अब मेरा बोलने का मतलब इस लाइन का बताऊं क्या है कि जैसे मटर है, ठीक है, मटर का उन्होंने मटर के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, तो मटर का उन्होंने एक कैरेक्टर लिया। अगर कैरेक्टर क्या लिया कि मतलब दो प्लांट लिए, दो प्लांट में सारे कैरेक्टर सेम है, केवल एक प्लांट की हाइट कम है और एक प्लांट की हाइट ज्यादा है, मतलब कम इतनी ज्यादा इतनी, ठीक है। तो इन दोनों के क्रॉस पॉलिनेशन से जो ऑफस्प्रिंग बनेगी वो या तो लंबी ही होगी या फिर वो इतनी ही होगी। इंटरमीडिएट वाला सीन नहीं है। जैसे मेरे पेरेंट्स है, ठीक है, मेरे पेरेंट्स दोनों मेरे से लंबे हैं, ठीक है, और मैं क्या हूं, मैं उन दोनों से छोटी हूं हाइट में, समझ रहे हो? तो मैं तो इंटरमीडिएट हो गई ना, हुई ना। वो वाला सीन नहीं था पी प्लांट के अंदर, या तो पूरा लंबा ही या फिर पूरा बोना ही, ये वाला चीज था। तो ये उसके लिए ज्यादा चाउसी नहीं था, इट मीन्स ज्यादा मेसी नहीं था, वरना इंटरमीडिएट हो जाते तो इसके लिए ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता कैरेक्टर का हेरिडेंस निकालने के लिए, ठीक है। ये होता है, ये पी प्लांट के चुनाव की ये रीजन थे। समझ में आया? शॉर्ट लाइफ स्पेन, प्योर वेराइटीज, इजीली आइडेंटिफाई, बाइसेक्सुअल, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन इन कंट्रोल्ड वे, इजीली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर। ये 6 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और हाँ, और इस ना इजीली, एक पॉइंट और रह गया कि ये बहुत इजीली ग्रो होने वाला प्लांट है, ज्यादा रख रखाव की जरूरत नहीं होती है। इजीली ग्रो एंड मिनिमम आफ्टर केयर, मिनिमम आफ्टर केयर मतलब देख रेख की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आपने पानी वानी अवेलेबिलिटी दे दी तो आपको ज्यादा जरूरत नहीं है देख रेख की, ठीक है। अब अपन आते हैं नेक्स्ट पे अपना कि जो मेंडल का पीरियड तो यहीं पे 84 तक खत्म हो गया था, ठीक है। अब दुर्भाग्य बोलो या फिर जो भी बोलो कि मेंडल ने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट दिया था उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था, कोई भी तरीके की उनको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिली थी अपने एक्सपेरिमेंट को लेके। मेंडल ने बस एक्सपेरिमेंट दिए, पब्लिश किया, लोगों ने उनका विरोध किया और वो वहीं पे मामला शांत हो गया। उनके मरने के 16 ईयर्स के बाद, 16 साल के बाद 3 अलग अलग साइंटिस्ट 3 अलग अलग जगह से अपना एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने ये साबित किया
कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना भैया वो एकदम सही था, लेकिन मेंडल को आपने आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया। समझ रहे हो? मेंडल को 3 साइंटिस्ट जिसका नाम मैं अभी लिखूंगी, उन तीनों ने ये साबित किया कि मेंडल ने कितना सही काम बताया था, जो आज नहीं 16 साल पहले ही ये चीज आ गई थी सामने कि जेनेटिक कैरेक्टर एक से दूसरे पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित हो रहे हैं। उसके बाद मेंडल को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। लेकिन क्या मतलब उस नोबेल पुरस्कार का, जब उसको जीते जी ही रिकग्नाइजेशन नहीं मिला। बट कोई बात नहीं, हर किसी की एक जर्नी होती है। उस टाइम पे इतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे। हर फैक्टर काम करता है ना, किसी भी काम को एक नाम मिलने के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। समझ रहे हो? तो कोई बात नहीं, अब मैं बताती हूँ वो 3 नाम। कॉल, कॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज एंड एरिक वॉन शेरमार्क। ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये अलग अलग जगह से एक्सपेरिमेंट किया और मेंडल की डेथ के 16 साल बाद उन्होंने बताया कि मेंडलिज्म ने जो दिया है वो एकदम सही था और अपन को अब ये पब्लिश करना चाहिए। फिर उन्होंने मेंडल के पूरे एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे एडिशन में उन्होंने पब्लिश किया। फिर मेंडल को बहुत अच्छा उन्होंने नोबेल पुरस्कार वाजित किया। फिर उसके बाद में ये सब चीज़ें हुई जो पोस्ट मेंडलियन में आती है। पोस्ट मेंडलियन की शुरुआत इन तीनों ने की थी, तो इसलिए अभी अपन आज के सेशन में अपन मेंडलिज्म पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अपन शुरुआत करते हैं। हाँ, और एक होता है कि मेंडल ने ये पी प्लांट तो चुन लिया था, लेकिन मेंडल के सक्सेस होने का रीजन क्या था? कोई जरूरी थोड़ी है कि मेंडल एक अकेला था जो इस प्लांट पे काम कर रहा था, या फिर इस प्लांट पे छोड़ो दूसरे प्लांट्स पे काम कर रहा हो। मेंडल अकेला तो नहीं था ना, मेंडल और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। तो होता यह है कि मेंडल जब मेंडल जब अपने वर्किंग पीरियड में था ना, तो मेंडल ने ना मतलब ज्यादा उत्सुकता नहीं दिखाई। उत्सुकता का मतलब एग्रेसिवनेस नहीं दिखाई, एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। उन्होंने ये किया था कि उन्होंने एक टाइम पे सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी की, एक या फिर एक से ज्यादा 2, बस, या तो एक या फिर 2 से ज्यादा कैरेक्टर्स की स्टडी नहीं की। तो जो 2 से ज्यादा कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे उनका एक्सपेरिमेंट पास हो ही नहीं रहा था। मतलब अगर मटर का पौधा लिया और मेंडल ने ये बताया कि ये एक कैरेक्टर लेते हैं, एक कैरेक्टर मतलब सिर्फ या तो ये पौधा लंबा है और ये पौधा बोना है, इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं, फिर एक आगे अपन F1 जनरेशन देखते हैं कैसी आती है। एक तो ये लिया उसने, ठीक है। फिर दूसरा ये लिया उसने कि हाइट के साथ साथ अपन उसका फ्लावर का कलर भी ले लेते हैं, या तो होगा पौधा लंबा और वायलेट कलर का, मतलब बैंगनी कलर का, या फिर होगा पौधा छोटा या फिर वाइट कलर का। ठीक है, तो जो F1 जनरेशन बनेगी वो क्या बनेगी, या तो लंबी या फिर बैंगनी कलर की, या फिर बोनी और वाइट कलर की। इंटरमीडिएट वाला सीन नहीं था इसमें, इसलिए मेंडल का एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया था। ठीक है, अब मैं बताती हूँ मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर्स लिए थे, क्या क्या लिया था, वो अब मैं बताती हूँ आपको। रुको, मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ना जरूरी है, उसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं नीट में। अब अपना आता है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स स्टडीड बाय मेंडल। अब बच्चा एक बात बताऊं, कैरेक्टर होते हैं ना, कैरेक्टर जिसको अपन बोलते हैं गुण विशेषताएं, उसको प्लांट लैंग्वेज में बोलते हैं, बॉटनिकल लैंग्वेज में ट्रेट बोलते हैं। ट्रेट का मतलब कोई बड़ी महान कोई कुछ नहीं है, ट्रेट का मतलब विशेषता।
कंट्रास्टिंग मतलब एक दूसरे से डिफरेंट विशेषताएं जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में चालू की थी, ठीक है, देखी थी। तो उन्होंने क्या 7 कैरेक्टर्स लिए थे, 7 कैरेक्टर्स लिए थे उन्होंने, जिसका उन्होंने अध्ययन किया था। तो इन 7 कैरेक्टर्स का बता क्यों, डोमिनेंट और रिसेसिव। अब ये क्या है डोमिनेंट और रिसेसिव? कोई भी जीन होती है वो 2 तरह की प्रोटीन सीक्रेट करती है, एक होती है एक्टिव प्रोटीन, दूसरी होती है इनएक्टिव प्रोटीन। जो एक्टिव प्रोटीन होती है ना वो होती है डोमिनेंट। डोमिनेंट का हिंदी में मतलब होता है प्रभावी, और जो इनएक्टिव होती है वो होती है अप्रभावी। अब ये प्रभावी अप्रभावी क्या है, मतलब कोई भी जीन 2 तरह की प्रोटीन सीक्रेट कर रही है, एक होती है एक्टिव, दूसरी होती है इनएक्टिव। एक्टिव जीन हमेशा डोमिनेंट होती है, मतलब अगर किसी कैरेक्टर को 2 जीन मिलके, दोनों पेरेंट्स में से एक जीन आएगा, एक पेयर बनाएगा, अगर किसी भी कैरेक्टर को 2 जीन मिलके कंट्रोल कर रहे हैं तो वो ही जीन अपना प्रभाव ज्यादा दिखा पाएगी जो डोमिनेंट होगी। जो एक्टिव फॉर्म में होगी, जो रिसेसिव वाली होगी, वो हमेशा दब के रहेगी, ठीक है। ये मतलब होता है रिसेसिव और डोमिनेंट का, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है, ठीक है। अब पहला कैरेक्टर जो था वो था स्टेम लेंथ या फिर हाइट, मतलब तने की लंबाई या फिर पौधे की हाइट, दोनों सेम होती है। लंबाई, तने की लंबाई से ही पौधे की हाइट होगी। तो इसको इन्होंने या तो लंबे को टी से दिखा दिया है ना, और छोटे को स्मॉल टी से दिखा दिया उन्होंने। ये है कैरेक्टर, जो बता रही हूं मैं, कैरेक्टर जिसको डिनोट कर रहे हैं एक डोमिनेंट और रिसेसिव फॉर्म के अंदर। अब दूसरा आता है फ्लावर का कलर। ये 7 ऐसे कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे जिनकी स्टडी मेंडल ने अपने प्लांट पाइसम सटाइवम मतलब मटर के पौधे में की थी। इन 7 को पढ़ना जरूरी है। तो दूसरा है फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर अपना वायलेट था, बैंगनी। तो अगर वो प्रभावी है तब तो वी लिखेंगे, और अगर वो रिसेसिव है तो ये वी वैसे हो जाएगा, और रिसेसिव में ये व्हाइट कलर का हो जाएगा, और इधर ये बोना हो जाएगा, ठीक है। तीसरा हो जाता है अपना फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन में या तो ये हो जाता है अक्षीय, जिसको बोलते हैं एक्सियल, या फिर हो जाता है टर्मिनल, जिसको बोलते हैं शीर्षस्थ। अब अक्षीय और शीर्षस्थ का मतलब समझते हो? जैसे ये स्टेम है, और स्टेम में ये प्लांट फ्लावर अगर इधर लगते हो तो ये चीज़ हो गई अक्षीय। और इसी तरीके से अगर ये टर्मिनल, देखो अब समझाती हूँ। ये स्टेम है, स्टेम से अगर दूसरी ब्रांच की तरफ, झुकाव की तरफ अगर अक्षीय तल पे फ्लावर निकलते हो तो इसे एक्सियल बोलते हैं, और अगर शीर्षस्थ मतलब टॉप पे निकले ब्रांच के तरीके से तो वो टर्मिनल हो जाता है। ये भी एक कैरेक्टर था। अब चौथा आता है सीड कलर। पांचवा आता है सीड शेप। फिर छठवा आता है पोड मतलब मटर की फली, ठीक है, पोड शेप। और 7वां लास्ट जो है पोड कलर। अब जो सीड कलर है वो सीड ना डोमिनेंट फॉर्म में तो होगा येलो कलर का, पीला, और रिसेसिव फॉर्म में ये होगा हरा। और जो सीड शेप है, सीड मतलब बीज
की आकृति, ये बीज का आकृति अगर वो राउंड है तो आर से होगा, मतलब गोल, और अगर झुर्रीदार है तो ये रिंकल्ड बोलेंगे जिसको, ये स्मॉल आर से हो जाएगा रिंकल्ड। समझ रहे हो? अब नेक्स्ट अपना पोड शेप और पोड कलर, मतलब फली का कलर और फली की आकृति। तो जो फली की आकृति, ये अपनी फली होती है, ये होती है मटर की। तो देखते हैं ना, ये तो एकदम स्ट्रेट है, और कई बार ऐसा होता है ऐसे भी फली आती है जिसमें यहाँ पे लास्ट में शीर्षस तरीके से मटर लगे हुए होते कि नहीं होते हैं? देखी होगी दोनों। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड और इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड, ठीक है ना? इसको बोलते हैं संकुचित और ये होती है इन्फ्लेटेड, मतलब इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड। कहाँ गई पोड शेप? ये रही आई, इन्फ्लेटेड और स्मॉल आई मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड आई बात समझ में? लास्ट अपना पोड कलर। तो अगर ये डोमिनेंट फॉर्म में है तो ग्रीन होगा, और ये अगर रिसेसिव फॉर्म में है तो येलो हो जाएगा। ये थे जो मेंडल ने जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स निकाले थे, जो सात ट्रेट्स की, 7 गुणों की, 7 कैरेक्टर्स की उसने स्टडी की थी। ये सातों गुण ये है। अब इनमें भी एक बात होती है बेटा कि एक ना एनसीईआरटी में एक चीज दी हुई है कि क्रोमोसोम नंबर 1, 3, 5, 7 ये होते हैं। उनपे मैं बताती हूँ इधर क्रोमोसोम नंबर, कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे इसी में देख लो, जो फ्लावर का कलर है और जो सीड का कलर है, ये सीड का कलर और एक ये फ्लावर का कलर, ये 2 ऐसे कैरेक्टर है जिनको कंट्रोल करने वाली एक ही जीन है, जिसको बोलते हैं प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन मतलब बहुजीनी जीन। बहुजीनी जीन वो होती है जो एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को नियंत्रित करती है। तो ये 2 कलर वाले हैं ना, जो फ्लावर का कलर दे रखा है और ये सीड का कलर दे रखा है ना, ये दोनों प्लियोट्रोपिक जीन की वजह से वो होती है, कंट्रोल होती है। अब मैं यहां पे लिखती हूं क्रोमोसोम नंबर 1, 3, 4, 7। जैसे मैंने याद कर रखा है ना, वैसे ही करना आप। 1, 3, 1, 4, 5, 7। एक सेकेंड, मैं आपको अच्छे से बता दूं। आपकी शीट में दे रखा है ये 1, 4, 5, 7, 3 नहीं 4, 5, 7, ठीक है। अब ये 1, 4, 5, 7 में क्या होगा? पहला है पहला वाला अपना आता है बीजपत्रों का रंग। बीजपत्रों का रंग क्या होता है? मतलब सीड कोट का कलर। समझ रहे हो? सीड कोट ही होगा, वो ही कोटिलेडीन होगा। तो जो सीड कोट है, एक तो यहां पे सीड कलर, फ्लावर कलर, सीड कलर, फ्लावर कलर, एंड तीसरा कौन सा है? फली के जो पोड शेप है, पोड शेप है। ये तीनों एक ही क्रोमोसोम पे अटैच्ड होते हैं, लोकेटेड होते हैं, जिसको बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर 1। क्रोमोसोम नंबर पे होते हैं 3। फ्लावर कलर ये बता दिया। अब चौथा होता है, वो होता है फ्लावर पोजीशन और स्टेम लेंथ। ये फ्लावर पोजीशन और स्टेम लेंथ, ठीक है। मतलब क्रोमोसोम फर्स्ट पे जो जीन है वो उन तीन कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। वैसे ही इन कैरेक्टर्स को कंट्रोल करने वाली जीन है क्रोमोसोम 4th नंबर पे। अब क्रोमोसोम 5th और 7th, इन दोनों पे तो एक एक है, जो है एक तो है फली का पोड कलर, दूसरा है सीड फॉर्म।
पोड कलर, और फिर है तीसरा सीड का शेप। देखो सीड का कलर तो ऊपर वाले से हो रहा है और शेप 7th वाले से हो रहा है। समझ रहे हो? ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज होती है, ठीक है। अब ये था मेंडल का एक्सपेरिमेंट। क्या था मेंडल का एक्सपेरिमेंट? ये मैंने आपका पूरा ड्रॉ कर दिया है बहुत अच्छी तरीके से। मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स का अध्ययन किया था, 7 कैरेक्टर्स पे स्टडी की थी मेंडल ने। ये 7 कैरेक्टर्स है जिसमें वो प्लांट की हाइट लेता है, फ्लावर का कलर लेता है, फ्लावर की पोजीशन लेता है, सीड कलर लेता है, सीड शेप लेता है, पोड शेप एंड पोड कलर। ये अलग अलग डोमिनेंट एंड रिसेसिव का कंसेप्ट बता दिया मैंने कि कोई भी जीन है वो 2 तरीके के प्रोटीन्स सीक्रेट करती है, दैट इज एक्टिव एंड इनएक्टिव। एक्टिव इज रिप्रेजेंटेड बाय डोमिनेंट एंड इनएक्टिव इज रिप्रेजेंटेड बाय रिसेसिव। अगर किसी कैरेक्टर को प्रेजेंट करना है तो उसमें अगर एक पेयर में अगर जो भी डोमिनेंट जीन होगी वो ही अपना कैरेक्टर प्रेजेंट करेगी, रिसेसिव वाला कैरेक्टर अपना दबा लेगी। ये है बेसिकली मेंडल का एक्सपेरिमेंट। और कौन से क्रोमोसोम्स पे कौन कौन सी जीन होती है जो किस किस कैरेक्टर को कंट्रोल किए हुए हैं, वो ये है। थोड़ा सा आप लिख लोगे तो बहुत बेनिफिट हो जाएगा आपको। बढ़े आगे? हाँ, अब आगे बढ़ने के लिए मैं छोटी छोटी सी आपको 1-2 डेफिनेशंस, मतलब जिसको बोल सकते हैं जिसको बोल सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है वो जो पढ़ना बहुत जरूरी है। पहली टर्मिनोलॉजी का नाम है फैक्टर। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, क्या बताई थी? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेंडल के टाइम पे कोई जीन नाम की स्ट्रक्चर नहीं थी। मेंडल ने हमेशा उसको क्या बोला? मेंडल ने हमेशा उसको एलिमेंट बोला, समथिंग बोला कि समथिंग कोई एक ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से कैरेक्टर्स एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन जीन जैसी कोई चीज आई नहीं थी, क्योंकि जीन, डीएनए, आरएनए ये तो मॉलिक्यूलर बेसिस की आगे की फर्दर स्टडीज में अपन को आगे समझ में आएगा कि उनका डिस्कवरी कैसे हुआ था। तो अपनी बात आती है टर्मिनोलॉजी में। पहली टर्मिनोलॉजी है फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कारक। फैक्टर आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल टू इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। समझ रहे हो? मतलब फैक्टर वो हैं, कारक वो हैं जो वंशानुगति के लिए, वंशागति की इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स के जाने का कारण है। उनको फैक्टर बोला। फैक्टर कुछ नहीं है, जॉनसन ने इसको जीन बोला, मेंडल ने इसको क्या बोला? मेंडल ने इसको एलिमेंट बोला। तो फैक्टर की बस डेफिनेशन पता होना चाहिए। फैक्टर आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर और इनहेरिटेंस। ठीक है। अब दूसरा अपना आता है जिसको बोलते हैं एलील। पहला था, अब दूसरा है अपना एलील, जिसको हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी। एलील आर दी alternative forms of gene which is located on the same locus on homologous chromosomes। होमोलोगस क्रोमोसोम समझते हो? एक ही समजात गुणसूत्र, जैसे ये है समजात गुणसूत्र, ये है समजात गुणसूत्र, पेयर में होता है। तो होमोलोगस गुणसूत्र के ऊपर युग्म विकल्पी क्या होते हैं? एलील होते हैं। ये जो होमोलोगस गुणसूत्र है, एक जैसे दिखने वाले गुणसूत्र है, उन पे समान जगह आइडेंटिकल जीन्स मिलना, जैसे यहाँ है वैसे यहाँ है और ऐसे ही यहाँ है,
समझ रहे हो? हाँ, जैसे टी टी का ये है, टी टी का ये है और बी बी का ये है। Alternative form of identical genes which is located on same locus on homologous chromosomes। आई बात समझ में? डन। चलो तीसरा है जीनोटाइप और चौथा है फिनोटाइप। फिनोटाइप एक्सटर्नल और मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, मतलब किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए किसी जीन की किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए किसी ऑर्गेनिज्म का बाहरी आकार की मॉर्फोलॉजिकली तरीके से अपीयर होना। और ये क्या है? ये जीनोटिपिकल अपीयरेंस है। ये जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, ये है। ठीक है, अब फिनोटाइप और जीनोटाइप इन दोनों में ये होता है कि जो फिनोटाइप है वो बाहरी वातावरणीय कारकों से अफेक्टेड होता है, जीनोटाइप अफेक्टेड नहीं होता है। आई बात समझ में? अब तीसरे 4 चीज हो गई। अब पांचवा है फिनोकॉपी। फिनोकॉपी होता है अलग अलग जीनोटाइप को अलग अलग वातावरण में रखने के बाद अगर सेम जैसे लक्षण पैदा हो जाए तो उस चीज को बोलते हैं फिनोकॉपी। क्या होता है? अलग अलग जीनोटाइप कैरेक्टर्स को अलग अलग वातावरण में रखना, जिसकी वजह से अगर एक जैसे लक्षण प्रकट हो जाए तो उसको बोलते हैं फिनोकॉपी। अब लास्ट अपना आता है 6 नंबर, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ये दोनों क्या होते हैं? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमो एक जैसे, जाइगस मतलब एक जैसे कैरेक्टर, आइडेंटिकल कैरेक्टर कैरी करने वाले पेरेंट्स के बीच में फ्यूजन होने के बाद एक जायगोट बनता है, उस जायगोट को बोलते हैं होमोजाइगस। एक जैसे कैरेक्टर, आइडेंटिकल कैरेक्टर कैरी करने वाले पेरेंट्स के बीच में फ्यूज होके एक जायगोट बनना, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस क्या है? जहां पे होमो का मतलब सेम कैरेक्टर्स, हेटेरोजाइगस मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स, तो मतलब अलग अलग कैरेक्टर्स कैरी करने वाले पेरेंट्स के बीच में फ्यूजन होने से एक जायगोट बनना, उसको बोलते हैं हेटेरोजाइगस। अब इसी तरीके से एक और कैरेक्टर होता है, उसको बोलते हैं हेमीजाइगस। क्या होता है हेमीजाइगस? हेमीजाइगस होता है केवल एक ही पार्ट, केवल जोड़ी का केवल एक ही कारक हो जो आगे पार्टिसिपेशन में भाग ले, वो होता है हेमीजाइगस। जैसे कि सेक्स लिंक्ड जो डिसऑर्डर्स होंगे उसके लिए मेल हमेशा हेमीजाइगस होता है और फीमेल नहीं होती है। फीमेल होमो और हेटेरो दोनों हो सकती है, वो आगे समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा वो। ठीक है, एक लास्ट में और बता देती हूं जो है हाइब्रिड विगर। हाइब्रिड विगर जिसको हेटेरोसिस भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है सुपीरियोरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग ओवर इट्स पेरेंट्स, मतलब बेटे से बाप आगे निकल जाना। समझ रहे हो? मतलब पेरेंट्स से संतानों का आगे निकल जाना। ये कभी शोभा देने वाली बात होती है? किसी एस्पेक्ट्स में देती है, हर एस्पेक्ट्स में नहीं देती है। तो ये किस वजह से होता है? ये हेटेरोजाइगोसी की वजह से होता है। अब ये हेटेरोजाइगोसी को अपन कम करके या फिर तोड़ के अपन इस चीज़ को हटा भी सकते हैं, जो सेल्फ ब्रीडिंग के थ्रू, मतलब सेल्फिंग करा के, सेल्फ पॉलिनेशन करवा के इस चीज़ को हटा सकते हैं अपन।
ठीक है, ये नॉर्मली अपनी टर्मिनोलॉजी थी जो जेनेटिक्स में बहुत काम आती है। आगे थोड़ी सी पढ़ी, आगे जीनोटाइप, फिनोटाइप, हिटेरोसिस, होमोजाइगस, हिटेरोजाइगस। जैसे होमोजाइगस का मतलब टी, हिटेरोजाइगस का मतलब टी। होमो मतलब एक जैसा जाइगोट बन गया, अलग तरीके का जाइगोट बना है, दोनों में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। एलील का रिप्रेजेंटेशन ये, फैक्टर मतलब जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप बता ही दिया था आपको, ठीक है।